Hello, dear students. This is Bhagyashri Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 1 of the topic Fundamentals of Dielectric Material from the unit number 2 Dielectric Materials of the subject Electronic Engineering Material, whose subject code is 22217. द विजन ऑफ द डिपार्टमेंट. विजन का मतलब क्या होता है कि हमारा ये जो पढ़ने के पीछे का हमारा मकसद क्या है. ठीक है. टू नर्चर प्रोफेशन डिप्लोमा इंजीनियर्स टू मीट द नीड्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. इसका यही मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एडवांसमेंट हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, वो सारे हमारे स्टूडेंट को दे के उनको प्रोफिशिएंट डिप्लोमा इंजीनियर्स बनाना है. तो इसके लिए हमें कौन कौन से मिशंस के थ्रू जाना पड़ेगा, कुछ विजन्स को अचीव करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. तो पहला मिशन है हमारा इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर टू मीट सोसाइटी एंड इंडस्ट्री नीड्स, यानी स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना. सेकेंड मिशन इज़ प्रोवाइड एथिकल एंड आउटकम बेस्ड एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट. एथिकल का मतलब जो नैतिक पूर्ण व्यवहार हो, वो हमें स्टूडेंट्स को इम्पार्ट करना है और उसके बेस पे आउटकम बेस्ड एजुकेशन हमें डेवलप करना है. नेक्स्ट मिशन नंबर 3 इज इनकलकेटिंग क्रिएटिव थिंकिंग थ्रू इनोवेशन एंड को एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अमॉन्ग स्टूडेंट्स. यानी जो भी क्रिएटिव थिंकिंग है ना, या हम जो भी नए नए रिसर्च करते हैं उनके थ्रू जो इनोवेशंस लाते हैं उनके थ्रू स्टूडेंट्स के बीच में ये सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का मतलब होता है कि जो पढ़ाई के अलावा जो भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं, को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसके थ्रू हमें बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग लाना है और कुछ इनोवेशंस के थ्रू उनमें वो क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करनी है. उसके बाद मिशन नंबर 4 है एनहांस द लीडरशिप स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी और हायर एजुकेशन. इसका ये मतलब है कि सबसे आज की जो ज़रूरत की चीज़ है वो है कि बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होना. ठीक है. और सेल्फ एम्प्लॉयबल बच्चों को करते आना चाहिए, हायर एजुकेशन के लिए वो जाते आना चाहिए. इसके लिए हम क्या उनको दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस मिशन के थ्रू उनमें देने वाले हैं. एंड द लास्ट मिशन इज सीकिंग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल. यानी हमेशा हमारी उन्नति होनी चाहिए, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए. इस डायरेक्शन में हम हमेशा काम करते रहेंगे सो दैट हमारे स्टूडेंट अच्छी जगह प्लेस होंगे. नेक्स्ट प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव. अब ये जो प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, जब स्टूडेंट 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट कर लेता है और बाहर की दुनिया में जब वो एम्प्लॉयबल हो जाता है या किसी इंडस्ट्री में काम करने लायक हो जाता है, तो 1 या 2 साल के बाद उस इंडस्ट्री की उस स्टूडेंट से क्या रिक्वायरमेंट है, वो इंडस्ट्री उस बच्चे से क्या चाहती है, उस डायरेक्शन वाला एजुकेशन बच्चों को देना, यानी ही प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है. तो फर्स्ट PEO इज provide socially responsible environment friendly solution to electronics and telecommunication engineering related broad based problem adapting professional ethics. Second PEO is adopt state of art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environment. इसका मतलब सारे एडवांस टूल्स बच्चों को प्रोवाइड करना सो दैट वो किसी भी फील्ड में अगर जाते हैं तो वो अच्छे माहौल में काम कर सकें. And the last PEO3 is solve broad based problems individually and as a team member communicating effectively in the world of work. यानी बच्चा अगर अकेला भी काम करना चाहता है या टीम में भी काम करना चाहता है तो भी वो इफेक्टिवली काम कर सके. नाउ द प्री रिक्विजिट नॉलेज, यानी आज का टॉपिक कंप्लीट करने के लिए हमें कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होती है, कंसेप्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, ये पता होना बहुत ज़रूरी है. इसके बाद में जो आज का कोर्स आउटकम है, एज दिस टॉपिक बिलोंग्स टू यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 का ये टॉपिक होने के बावजूद इसका जो कोर्स आउटकम है वो यूनिट नंबर 2 का कोर्स आउटकम है, दैट इज इंटरप्रेट द प्रॉपर्टीज ऑफ
डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और ये जो मैपिंग हमने दिया है कोर्स आउटकम 2 का, यहाँ पे 7 पीओज में से 4 पीओज हमारे ये कोर्स आउटकम सेटिस्फाई करता है। इसके बाद में लर्निंग आउटकम मीन्स आज का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमें कौन कौन सी चीज़ों के नॉलेज होने वाला है कि हम मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के कौन कौन से टाइप्स है वो हम बता सकते हैं। उसके बाद पोलराइजेशन का कंसेप्ट और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और कैपेसिटर का स्ट्रक्चर और उसका सिंबल कैसा होता है ये हम जान सकते हैं। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टॉपिक कि क्लासिफिकेशन क्या है मटेरियल का। मटेरियल्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, कंडक्टिंग मटेरियल्स, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स और मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो आज के इस टॉपिक में हम कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं पूरे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स पे, क्योंकि यूनिट नंबर 1 जो था वो टोटली कंडक्टिंग मटेरियल्स पे था। यूनिट नंबर 2 जो है वो टोटली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स पे है, और यूनिट नंबर 4 जो रहेगा वो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल्स पे रहेगा। इसके बाद में डाइलेक्ट्रिक के 3 बेसिक टाइप्स है। सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स हो सकते हैं, लिक्विड डाइलेक्ट्रिक्स हो सकते हैं, और गैसेस में भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, फंडामेंटल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मटेरियल्स और अ वेरी पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है जिनको हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहते हैं, उसमें से करंट बहुत ही कम फ्लो होता है, इसलिए उनको पुअर कंडक्टर्स कहते हैं। When dielectrics are placed in electric field, ideally no current flows in them because unlike metals, they have no loosely bound or free electrons that may drift through the material. अब इसका ये मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो प्रैक्टिकली उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके अंदर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं। जस्ट लाइक मेटल में बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जो इंसुलेटिंग या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं उनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता, ऐसा आइडियल कंडीशन में सोचा जाता है, इसलिए उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई भी बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन ना हो, कुछ ना कुछ अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही है। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लो होना शुरू होते हैं तो थोड़ा बहुत करंट फ्लो होना शुरू होता है, और उस करंट को कहा जाता है लीकेज करंट। जैसे पानी लीक होता है तो लीक होने का मतलब क्या है, ज़्यादा पानी ना निकलते हुए एकदम थोड़ा अमाउंट में पानी निकलने को ही हम लीकेज कहते हैं। वैसे ही ज़्यादा करंट ना फ्लो होते हुए एकदम थोड़ा सा करंट जब फ्लो होता है तो उसको लीकेज ऑफ करंट कहते हैं। द मेन प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अब देखिए डाइलेक्ट्रिक की जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो मेन प्रॉपर्टी होती है कि करंट को अपोज करना, ब्लॉक करना, करंट को फ्लो नहीं होने देना। ठीक है, इसीलिए इनको इंसुलेटर्स भी कहा जाता है कि जो कंडक्टर से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। इसके बाद में हम इंसुलेटर देखेंगे। इंसुलेटर इंडिकेट्स द इलेक्ट्रिकल ऑब्स्ट्रक्शन वेयर एज द डाइलेक्ट्रिक इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्टोर एनर्जी। अब इन दोनों पैरामीटर्स को हम इक्वली मानते हैं, लेकिन इंसुलेटर का सही मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रिकल करंट को ब्लॉक कर देता है, फ्लो नहीं होने देता। लेकिन डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देता, लेकिन जो एनर्जी है उसको वो स्टोर करके रखता है। इसीलिए कैपेसिटर्स में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स यूज़ करते हैं। कैपेसिटर देखिए आप लोगों ने कूलर में लगा हुआ रहता है, फ़ैन में लगा हुआ होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का, यानी चार्जेस को स्टोर करने का काम करता है। सो डाइलेक्ट्रिक की स्पेशलिटी क्या है, उसमें क्या एबिलिटी होती है कि वो एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है, और उसका मेन एग्जाम्पल कौन सा है, कैपेसिटर। अब डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स आर डिफाइंड एज अ मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी दैट इज फंडामेंटल इन ऑल द मटेरियल्स दैट आर कैपेबल ऑफ impending electron movement resulting in polarization within the material on exposure to an external electric field। अब सबसे मेन जो पैरामीटर होता है कि डाइलेक्ट्रिक क्यों इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं, तो उसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि उनमें पोलराइजेशन होता है। जब जब भी हम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं तो मेन चीज़ होती है उनमें पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देयर आर 3 बेसिक टाइप्स। सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स आप देख चुके हैं, सिरेमिक, प्लास्टिक, माइका एंड ग्लास। वैसे ही लिक्विड डाइलेक्ट्रिक में डिस्टिल्ड वाटर,
जो कि इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को स्टोर कर सकता है। डाइलेक्ट्रिक गैस कौन कौन से है? ड्राई एयर, वैक्यूम, नाइट्रोजन एंड हीलियम। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। अब कोई भी जो एटम होता है या कोई भी मटेरियल जो बना हुआ होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, स्पेशली हम बात करें डाइलेक्ट्रिक की, वो एटम और मॉलिक्यूल्स से बने हुए रहते हैं। और एटम में क्या क्या होता है? अंदर एटम के अंदर क्या होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होते हैं, है ना। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज इनसाइड द एटम। तो एक एटम में पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी यहाँ पे देखिए बैटरी अप्लाई की मैंने, एक साइड में पॉजिटिव है, एक साइड में निगेटिव है। तो ये जो चार्जेस है, पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? निगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होंगे? निगेटिव सारे चार्जेस अट्रैक्ट होंगे। और निगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। तो इसी की वजह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। और इसी को कहा जाता है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल जो है वो डाइपोल के जैसे काम करना शुरू करता है। डाइपोल यानी दो पोलैरिटीज़ में काम करना शुरू करता है, एक निगेटिव पोलैरिटी और एक पॉजिटिव पोलैरिटी। इसी को कहा जाता है डाइपोल में काम करना शुरू कर देता है। और जब जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाइपोल में क्रिएट हो जाता है, उसी को कहा जाता है कि वो पोलराइज्ड हो गया है। जब जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में डाइपोल क्रिएट हो जाते हैं, तब तक हम उसको कहते हैं कि वो पोलराइज्ड हो गया है। समझ गए आप लोग कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मॉलिक्यूल्स और एटम से बने हुए होते हैं। एटम्स के अंदर में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। जब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव एनर्जी, ठीक है। तो जब हम उसके अक्रॉस अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो निगेटिव चार्जेस आर अट्रैक्टेड टूवर्ड पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस आर अट्रैक्टेड टूवर्ड निगेटिव फील्ड, है ना। इसी की वजह से डाइपोल क्रिएट होता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। डाइपोल का मतलब दो तरह के पोलैरिटीज़, पॉजिटिव पोलैरिटी एंड निगेटिव पोलैरिटीज़। और इस प्रोसेस को ही पोलराइजेशन कहा जाता है। व्हेन डाइपोल इज क्रिएटेड इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, देन इट इज सेड टू बी पोलराइज्ड। अब देखिए डाइपोल क्या होता है और डाइपोल मोमेंट क्या होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ ईच डाइपोल इज गिवन बाय द डाइपोल मोमेंट। हर एक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ होती है, यानी वो कितना स्टोर कर सकता है, एक साइड में पॉजिटिव और एक साइड में निगेटिव, उसको ही डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड। अप्लाइड फील्ड अगर इस डायरेक्शन में हमने अप्लाई किया हुआ है, तो डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में, यानी पैरेलल डायरेक्शन में, पैरेलल का मतलब क्या है, इसी सेम डायरेक्शन में डाइपोल का भी फील्ड, डाइपोल मोमेंट का भी फील्ड होता है टू द अप्लाइड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। देयर आर इंड्यूस नेगेटिव चार्ज नियर द पॉजिटिव प्लेट। अब देखिए ये जो पॉजिटिव प्लेट है, इसके पास में कौन चले जाएंगे? सारे नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव प्लेट के पास में कौन चले जाएंगे? सारे पॉजिटिव प्लेट, है ना। तो दिस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। There are induced negative charges near the positive plate and positive charges near the negative plate. This is known as relative permittivity. When electric field is removed, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो वापस ये जो पॉजिटिव निगेटिव इधर हो गए हैं वो वापस अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे। ये पॉजिटिव जो इधर के साइड में शिफ्ट हो गए थे वो वापस अपनी जगह पे हो जाएंगे, और जो डाइपोल था वो अभी डिसअपियर हो जाएगा। यानी जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव करते हैं, डाइपोल भी डिसअपियर हो जाता है और नॉर्मल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के मॉलिक्यूल्स जैसे पहले थे वैसे ही वो बिहेव करना शुरू कर देते हैं। नाउ द कैपेसिटर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे ही बेस्ड होता है। अब कैपेसिटर में क्या होते हैं? दो प्लेट्स होती है मेटल की, और दो मेटल के प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम प्लेस कर देते हैं। अब इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर हमने जैसे कहा कि डाइपोल ये होता है पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही हम कैपेसिटर के दोनों प्लेट को कुछ एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं,
तो इसकी वजह से एक प्लेट को पॉजिटिव मिलेगा और एक प्लेट को निगेटिव मिलेगा। जो प्लेट निगेटिव है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के, और जो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है वो निगेटिव साइड को अट्रैक्ट करेगी, और इसी की वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर में डाइपोल क्रिएट हो जाता है, और ये पॉजिटिव निगेटिव और ये पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करके बचे हुए चार्जेस ये मेटल प्लेट पे स्टोर होते हैं। उसी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं कि इस कैपेसिटर कितने चार्जेस को स्टोर करता है, दैट इज़ नथिंग बट द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज in the form of electrostatic energy is called as capacitance। अभी आपको समझ में है कि दो पैरेलल प्लेट्स मेटल प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है। एक मेटल प्लेट को हम पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और दूसरे मेटल प्लेट को हम निगेटिव। पॉजिटिव एनर्जी की वजह से क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर वाले सारे निगेटिव चार्जेस इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, और निगेटिव प्लेट की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जो चार्जेस है वो इस साइड में अट्रैक्ट हो जाएंगे, बिकॉज देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव, है ना। तो हमेशा अपोजिट पोलैरिटीज़ में अट्रैक्शन होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो निगेटिव है वो निगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को इफेक्ट कैंसिल कर देंगे, और बचे हुए जो चार्जेस है वो स्टोर होके रहेंगे इस कैपेसिटर पे। उसी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। नाउ इस कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय C इज इक्वल टू इप्सिलॉन A बाई डी। A is nothing but the area of this plate, metal plate का area, और D is nothing but small d is the distance between this plate। अब ये डिस्टेंस को हम जितना कम करेंगे डिस्टेंस को, उतना कैपेसिटेंस, उतने नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा स्टोर होते हैं, और जितना दूर करेंगे इस प्लेट्स को तो ये लूजली कॉन्टैक्टेड हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो ज़्यादा चार्जेस वो स्टोर नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस कम होता है, डिस्टेंस घटाते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। वैसे ही एरिया देखिए, एरिया ऑफ द प्लेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों, क्योंकि एरिया बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ता है, एरिया घटाते हैं तो कैपेसिटेंस घटता है, यानी दोनों सिमिलर मैनर में जहाँ पे रन होता है वहीं इसको हम प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला समझ में है आप लोगों को, इप्सिलॉन A बाई डी। अब इप्सिलॉन ये जो होता है वो परमिटिविटी होती है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की। तो अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे और सिंपल एयर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ द परमिटिविटी ऑफ द एयर, है ना, कि एयर कितना परमिट करता है चार्जेस को स्टोर होने के लिए, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर यूज़ कर रहे हैं तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितना परमिट करता है चार्जेस को स्टोर करने के लिए। नाउ वी कैन समराइज दिस टॉपिक एज कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिक मटेरियल्स, कंडक्टिंग, डाइलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। फिर हमने पोलराइजेशन देखा और डाइपोल मोमेंट्स देखा कि पोलराइजेशन यानी सिर्फ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर में डाइपोल क्रिएट होना, यानी पॉजिटिव चार्जेस एक साइड में, नेगेटिव चार्जेस एक साइड में। उसके बाद में हमने कैपेसिटर का कंसेप्ट देखा, कैपेसिटर कैसे बनता है, दो मेटल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर है तो हम उसको कहते हैं कैपेसिटर। उसके बाद हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखा, C इज इक्वल टू इप्सिलॉन A बाई डी, where C is directly proportional to the area and capacitance is inversely proportional to the distance between the two plates. Now students, thank you for watching this video, and in the next video we will see the effect of dielectric on the behavior of capacitor। यानी अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पैरेलल प्लेट्स के बीच में होता है तो क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ता है या घटता है, और नहीं होता है तो क्या होता है। तो ये इफेक्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।